नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EPFO एग्ज़ाम के बारे में। और आपको पता है कि EPFO एग्ज़ाम 2023 जिसकी पोस्ट है EO, AO, APFC की, उसके अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक एग्ज़ाम के लिए। तो जो विद्यार्थी EPFO की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें और अपनी जो अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है, आपका इकोनॉमिक टॉपिक है, उससे स्ट्रॉन्ग बनाएं। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। स्टार्टिंग करें अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन को समझिए कि अर्थशास्त्र क्या है। तो ध्यान दीजिए कि एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में जो अर्थशास्त्र है, एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र है, जो उसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है। यानी एक विषय के रूप में, आप एक सब्जेक्ट के रूप में इसे उठाओगे तो एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति समाज और सरकार द्वारा, यानी इन तीनों के द्वारा, व्यक्ति, समाज और सरकार के द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति, एक समाज, एक सरकार, यानी व्यक्ति, समाज और सरकार, इनके द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं का मतलब होता है जो कोई मेन कार्य है उनको पहले करे, तो अपने प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का, सीमित संसाधन लिखना चाहिए था, संसाधनों का या सीमित संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार किया जाता है। तो सपोज कीजिए कि जो मार्केट के अंदर या समाज में या पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उन उपलब्ध संसाधनों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार से उनका उपयोग करती है, उसी का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसी को कहा जाता है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, भी नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी है, उनमें आपस में किस प्रकार से अंतर है या वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो इस लाइन को थोड़ा गौर कीजिएगा, संबंध वाली लाइन को। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच जो संबंध है, सामान्यतः सिद्धांत और व्यवहार का है। यानी सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या ऐसे समझ सकते हो कि एक के अंतर्गत सिद्धांत आता है और एक के अंतर्गत व्यवहार आता है। देखिए, हम कोई चीज़ सीखते हैं, किताबी ज्ञान अगर हम लेते हैं तो वो सिद्धांत है, और हमारे जीवन पर अप्लाई करते हैं तो वो व्यवहार है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में जो संबंध है या अंतर है वो सिद्धांत और व्यवहार का है। एक बार फिर बता देते हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्यतः सिद्धांत और व्यवहार का है। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या कुछ अध्ययन किया जाएगा वो देखिए। जहाँ अर्थशास्त्र आप देख पा रहे हो, अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार आदि की बात करता है। अर्थशास्त्र किसकी बात करता है? बाजार के सिद्धांतों और रोजगार की बात करता है। और वहीं जो अर्थव्यवस्था है जो किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर देख लीजिए, अर्थशास्त्र जो है बाजार के सिद्धांतों या रोजगार आदि की बात करता है, और अर्थव्यवस्था जो है किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं का प्रदर्शन करती है। मतलब अर्थव्यवस्था इस सभी चीज़ को दर्शाती है। एक बार फिर बता देते हैं, आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। ये कोई, मान लो ये जो क्षेत्र है, ये कोई विशेष क्षेत्र है, किसी विशेष क्षेत्र है, और इस विशेष क्षेत्र के अनुकूल
अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग ही इस क्षेत्र की क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था कहलाएगी। देखिए कोई ये क्षेत्र विशेष है, कोई किसी क्षेत्र विशेष के इसके अनुकूल, इस क्षेत्र विशेष के अनुकूल होनी चाहिए बात, अनुकूल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का, मतलब इस क्षेत्र विशेष के अनुकूल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग यानी व्यवहार जीवन में उपयोग ही इस क्षेत्र विशेष की क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। मतलब मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि जहाँ अर्थशास्त्र सिद्धांत है और उसका आम जीवन में अप्लाई करना ही अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए, अगला है अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है वह देखिए, उत्पादन प्रणालियों और राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर। देखिए उत्पादन प्रणालियाँ कौन सी, देशों द्वारा जो अपनाई गई उत्पादन प्रणालियाँ हैं या अर्थव्यवस्थाओं द्वारा, अलग अलग देश है तो उनकी अलग अलग अर्थव्यवस्था होगी, तो अर्थव्यवस्थाओं द्वारा या देशों द्वारा अप्लाई की गई या अपनाई गई उत्पादन प्रणालियों तथा वहाँ पर कोई न कोई राज्य सरकार होगी, या वहाँ कोई न कोई राज्य है वो, या देश को एक राज्य मान के चलते हैं तो वहाँ कोई न कोई सरकार होगी, तो वहाँ के राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है उसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसके आधार पर, यानी जो अलग अलग देश है, बहुत सारे देश हैं, उन देशों के एक तरीके से किसके आधार पर, उन देशों ने जो प्रणाली अपना रखी है उत्पादन प्रणाली उसके आधार पर, और उसके अलावा वहाँ जो सरकार है वहाँ की सरकार की भूमिका के आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन से हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्धारक एक तरीके से खुद बाजार है, खुद मार्केट डिसाइड करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में कौन सी, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा और उसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, इन सभी का निर्धारक एक तरीके से कौन होता है, मार्केट होता है, एक तरीके से बाजार होता है। यानी मतलब सब कुछ डिसाइड किस में होता है, बाजार में होता है। अब बात करें सरकार की भूमिका, तो सरकार की भूमिका नगण्य होती है, भी नाम मात्र की भूमिका होती है सरकार की। यानी आप ये कह सकते हो कि इसमें सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं निभाई जाती, तो नगण्य भूमिका होगी। अब बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं, तो ये बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में आई थी एडम स्मिथ की, ये इसका सोर्स है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका सोर्स अपने क्या कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम शास्त्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का जो उद्गम स्रोत है वो इसको माना गया है द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है, एडम स्मिथ की। और ये कब आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में आई थी। इसका स्रोत माना जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत या सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और अगला हम पढ़ेंगे राज्य अर्थव्यवस्था। तो देखिए राज्य अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, तो इसका निर्धारक कौन होता है, राज्य अर्थव्यवस्था का निर्धारक एक तरीके से सरकार होती है। तो सरकार अगर निर्धारित कर रही है तो इस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था किस तरह से, मान लो कि अगर सरकार डिसाइड कर रही है, सरकार बिल्कुल सेंटर में काम कर रही है और ये अलग अलग राज्य हो गया, तो सारा कुछ यहाँ से संचालित हो रहा है, तो केंद्र से संचालित हो रहा है, तो इसलिए केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था। यानी एक बार फिर बता देता हूँ, राज्य अर्थव्यवस्था क्या है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। कि सरकार डिसाइड करती है कि कितना उत्पादन होगा, कौन करेगा उत्पादन, किस मात्रा में डिसाइड, ये सारा कुछ कौन करता है, सरकार द्वारा। यानी इसका फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था इस प्रकार की मतलब अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। अब बात है कि इसका प्रथम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक हैं भी, कार्ल मार्क्स, इनके द्वारा दिया गया था। 1818 से 1883, 1818 में इनका जन्म हुआ था। और यानी इस तरह की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं।
एक क्रांति का नाम सुना होगा आपने, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति इसका संबंध है 1917 से और इसका संबंध है सोवियत संघ से। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे? सोवियत संघ से। तो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था? राज्य अर्थव्यवस्था, जो अपने पढ़ रहे हैं, राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। अब देखो, इसको राज्य अर्थव्यवस्था को रूस ने अपनाया और चाइना ने अपनाया। रूस ने अपनाया समाजवादी स्वरूप में और चाइना ने अपनाया साम्यवादी स्वरूप में। मतलब ये दोनों अर्थव्यवस्था थोड़ा थोड़ा अपना रूप बदल के, रूस और चाइना ने थोड़ा थोड़ा अलग रूप बदल के इनको अपनाया। जो रूस की थी सोवियत संघ की, 1991 से पहले सोवियत संघ की जो थी वह समाजवादी थी और चाइना की जब थी वो साम्यवादी थी। अब धीरे धीरे चाइना और रूस दोनों समाजवाद की ओर अग्रसर हैं, और रूस तो पहले से ही समाजवादी था। अब धीरे धीरे समाजवाद और मिश्रित की ओर अग्रसर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है, दोनों ही अपना कार्य करते हैं। किस तरह से? इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, यानी इसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो होंगे उनकी आर्थिक जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। तब बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए, बाकी सारी जो गतिविधियां हैं वो किसके लिए? निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकार और निजी दोनों क्षेत्र इसमें मिश्रित में भागीदारी निभाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही एक तरीके से विद्यमान होती है भी। अब देखिए, बात आती है कि इसके बारे में जो पहली चर्चा है वो कहाँ की गई फर्स्ट टाइम, मतलब इसके बारे में अगर हमें सुनने को मिलता है तो कहाँ से देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है? तो एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। दोबारा सुनो, ये बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब आई थी ये बुक? 1936 में आई थी। 1936 में आई थी, क्षेत्र को काटी 36 कर लेना। 1936 में आई थी इसमें। और ये बुक है किसकी? ये बुक है जॉन मेनार्ड केन्स की। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ना, पूंजीवादी, ये लिखा हुआ इसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखो क्या कहा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा किसे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। क्या चीज़ कहा गया है कि इस पुस्तक में ये बोला गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं में समाजवादी के गुण एक्सेप्ट कर ले। आगे इसी तरह की एक सलाह और दी गई थी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ये जो सलाह थी ये किसने दी थी? देखिए, 1950 के दशक में दी गई थी। किसके द्वारा? ऑस्कर लॉन्ज के द्वारा। और ऑस्कर लॉन्ज ने क्या सलाह दी? देखो कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनको कहा कि आप पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसके अच्छे गुणों को एक्सेप्ट करो और अपने अंदर शामिल कर लो, अच्छे तत्वों को अपने अंदर शामिल कर लो। अब बात करें भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की खुद की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत के अंदर समाजवादी और यानी राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियाँ, किसकी आर्थिक गतिविधियाँ? अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। प्राथमिक सेक्टर में देखिए, प्राथमिक सेक्टर मतलब जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का यूज होगा, या जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन है जो, वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि का कार्य है, जैसे उत्खनन है, जैसे पशुपालन है, जैसे मछली पालन है, यानी कुल मिला के कृषि से संबंधित जो सारे कार्य हैं वो सारी किस्म में आएगी प्राथमिक में।
प्राथमिक से जो प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे कच्चे माल के रूप में वो द्वितीयक क्षेत्र है। मतलब उस माल का यूज करके, जैसे कोई व्यक्ति गन्ने का जूस बेच रहा है तो गन्ना यहाँ से आ रहा है और इधर जा रहा है, तो गन्ना जो है वो तो इसमें आएगा, पर गन्ने का जूस जो है वो इसमें आएगा, मतलब विनिर्माण हो गया एक तरीके से। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद कच्चे माल के रूप में यूज होते हैं, यानी विनिर्माण होता है उनका। समझ में आ रही है बात? तो ये द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। ये सारे कौन से क्षेत्र कहलाएंगे? जैसे लौह इस्पात उद्योग, जैसे वाहन उद्योग, वस्त्र और फर्नीचर उद्योग। एक बार फिर बता देते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? विनिर्माण, द्वारा बनाने का कार्य होता है, जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ लिख लेना, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्षेत्रक बोल दो, क्षेत्र बोल दो, एक ही बात है, क्षेत्रक कहा जाता है। और जैसे लौह इस्पात उद्योग, ये रहा लौह इस्पात उद्योग। इसके अलावा वाहन उद्योग जो भी हैं, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो वस्त्र उद्योग जो है, फर्नीचर उद्योग जो है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी है। इसमें आप देखोगे कुशल श्रमिक भी मिलेंगे आपको और प्रत्यक्ष संलग्न श्रमिक भी मिलेंगे। मतलब कुशल श्रमिक जो स्पेशल किसी चीज़ में एक तरीके से उन्होंने महारत हासिल करके है, उनका स्किल हासिल किया हुआ है। एक नॉर्मली जो श्रमिक लगा हुआ है, तो कुशल श्रमिकों को कहा गया है वाइट कॉलर जॉब, और जो सामने जो संलग्न श्रमिक है उनको कहा गया है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें कुशल श्रमिक वाइट कॉलर जॉब से उसे संबोधित किया गया है, और उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से जो लगे हुए हैं, उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न जो श्रमिक हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब की संज्ञा दी गई है, यह वर्ग के नाम से संबोधित किया गया है। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र को देखिए। तीसरा क्षेत्र है उसे देखिए। तृतीयक क्षेत्र में क्या कुछ है? तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें उसको सेवा क्षेत्र कहा गया है। सेवा क्षेत्र कहा गया है। तो यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, जैसे बैंकिंग में जो लोग हैं वो सेवाएं ही प्रदान कर रहे हैं, सेवाओं में बैंकिंग आ गई। बीमा क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। पर्यटन को इसमें शामिल किया गया है। संचार को इसमें शामिल किया गया है। रिटेल का जो भी कार्य है वो सारा का सारा इस क्षेत्र में आता है, मतलब सेवा क्षेत्र है ये। तो ये तीसरे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जो देखा और हमने जाना कि EPFO एग्ज़ाम के अंदर क्या कुछ आ सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी हम आज की जो वीडियो लेके आए हैं स्पेशल फॉर EPFO एग्ज़ाम के लिए है, जो AOE और APFC पोस्ट के लिए है। और आज हमने ये जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कुछ टॉपिक हैं जो EPFO एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। तो आज हमने बेसिक जाना, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने जानने का प्रयास किया कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। इसके बाद हमने जाना अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनको जाना, इनका अंतर जाना। इसके बाद हमने जानने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है। कुल मिला के अर्थव्यवस्था के बारे में हमने प्रारंभिक बेसिक जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त की है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, आर्थिक प्रगति, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, इनके बारे में हम डिफरेंस करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनमें डिफरेंस है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो सिर्फ EPFO एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी अदर जो भी एग्ज़ाम है, SSC एग्ज़ाम है या अदर जिस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स आती है उन सभी में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।